अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल एक बेसिक टॉपिक है जो कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्लियर करने में उसके डिफरेंट फेजेस जो हैं, जो स्टेजेस हैं, जो एक अकाउंटेंट पास आउट करता है, जिन फेजेस को कंप्लीट करते हुए आप एक पीरियाडिक अकाउंटिंग प्रोसीजर को या अकाउंटिंग प्रोसेस को वाइंड अप कर सकते हैं। तो आज देखते हैं हम कि जब आप न्यूमेरिकली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए एक इंफॉर्मेटिव टूल बनाते हैं या एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या बिजनेस लैंग्वेज की शेप देते हैं, तो कौन सी फेजेस या कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप अल्टीमेटली एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेज तक पहुंचते हैं। जो हमारे न्यूमेरिक जनरल एंट्रीज से या लेजर से रिलेटेड लेक्चर रहे, तो उनमें हमने कुछ सीखा था कि जब आपके सामने कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो तो आप अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर बिज़नेस ट्रांजैक्शन ना हो तो आप अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बिज़नेस ट्रांजैक्शन। यानी अकाउंटिंग साइकिल जो होगा, जो अकाउंटिंग फेजेस हैं या स्टेप्स हैं, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल। द अकाउंटिंग साइकिल इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम व्हेन द ट्रांजैक्शन अकर्स टू इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू क्लोजिंग द अकाउंट्स। ये कुछ हमने सिंपल वर्ड्स में क्लियर कर लिया व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन से और एंड होगा क्लोजिंग द अकाउंट्स, या आप कह सकते हैं क्लोजिंग एंट्रीज पर। One of the main duties of the bookkeeper is to keep track of full accounting cycle from start to finish. The cycle repeats itself every fiscal year as long as a company remains in business. The accounting cycle incorporates all accounts, journal entries, T accounts, debit and credits, adjusting entries over the full cycle. तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें हमने कुछ ये क्लियर करने की कोशिश की कि अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें आप बिजनेस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट लेते हैं और अल्टीमेटली आप क्लोजिंग एंट्रीज तक जाके एक साइकिल को क्लोज करते हैं, जो कि विद इन मैक्सिमम ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड, या आप कह सकते हैं कि 12 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए। ये अकाउंटिंग साइकिल की कुछ फेजेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, जो कि मेरे पास ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है। ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्रीज, फिर पोस्टिंग जो कि आप न्यूमेरिक कर रहे थे, जिसे आपने लेजर कहा। लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस भी कुछ सीखा। फिर इसके बाद स्टेजेस आ जाती हैं वर्कशीट की, जो ऑप्शनल है, यानी कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होते हैं अकाउंटेंट के पास, लेकिन आपको आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वर्कशीट आपको हेल्प आउट करती है, जिसकी बेसिस पे इजीली आप एक बिज़नेस की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। इसी तरह एडजस्टिंग एंट्रीज, इसके बाद स्टेज आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और लास्ट होता है फिर आप क्लोज कर लेते हो अपने टेम्प्रेरी अकाउंट्स को। तो टेम्प्रेरी अकाउंट्स क्लोज करने के बाद फर्दर फिर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाती है, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाते हैं, नया नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जो आपके प्रीवियस अकाउंट्स होंगे वो न्यू के लिए ओपनिंग बन जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बन जाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंटिंग साइकिल, जो कि फर्स्ट स्टेप है ट्रांजैक्शंस। आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में भी सीखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। बेसिकली कि कोई भी अगर बिजनेस इवेंट अकर हो तो हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। Financial transaction starts the process. If there were no financial transaction, there would be nothing to keep track of. Transactions may include a debit payoff, any purchases or acquisitions of assets, sale revenue, or any expenses incurred.
आपके बिजनेस में जो हमने 5 मेजर अकाउंट्स पढ़े, इनमें इनमें से किसी भी अकाउंट में कोई चेंज आ रहा हो तो आप इसे कहते हो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर हुई है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली 2 स्टेप रखती है आपके सामने, बेस करती है 2 बेसिक स्टेप्स पे, जिसमें फर्स्ट होगा टू आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन और नेक्स्ट होगा टू एनालाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 स्टेप पे बेस कर रही होती है। फर्स्ट, एज अकाउंटेंट आपको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई मीन्स कि क्या ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, क्या ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, क्या ये वाउचर, ये इनवाइस, इस पे वो तमाम फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, कंटेन कर रही है जो फीचर एक वाउचर के या एक बिजनेस ट्रांजैक्शन फुलफिल करे। इसी तरह इसे हम क्या कहेंगे, टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज। आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप एनालाइज कर लेते हो कि हम क्या इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, हम डेबिट कौन सा अकाउंट करें और क्रेडिट कौन सा अकाउंट करें। तो ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं ट्रांजैक्शन में। मैंने एक एग्जांपल रखी है, एग्जांपल है कि रिसीव्ड कैश ऑन सेल ऑफ गुड्स। आप कैश रिसीव कर रहे हो, हम रूल्स पढ़ चुके हैं 5 रूल्स डेबिट क्रेडिट के, कि जब आप कैश रिसीव करते हो तो इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन सेल, दो मुझे यहाँ डेबिट और क्रेडिट अकाउंट नज़र आ रहे हैं। तो ये एक मैंने ट्रांजैक्शन की एग्जांपल दी। अब सेकंड नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, जर्नल एंट्रीज, जो आप ऑलरेडी न्यूमेरिक की हैं आपने, तो आप प्रोसीड कर चुके हैं। जर्नल एंट्रीज जिसे हमने जनरल जर्नल कहा। Journal entries with the transaction set in place. The next step is to record these entries in company's journal in chronological order. In debiting one or more accounts and crediting one or more accounts, the debit and credit must always balance. हमने जर्नल एंट्रीज में सीखा कि जब आप क्रोनोलॉजिकल है, ये ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट है, एक मिक्स है, एक मिक्सचर है ट्रांजैक्शंस का, जहां आप कहते हो कि ये मैं एक आपके सामने शेयर कर देता हूँ स्लाइड। ये देखें, ये हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। जनरल जनरल जे 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 जी जनरल, यानी कहा गया GJ1, जनरल जर्नल 1 फर्स्ट बुक है तो इसीलिए इसे 1 कह दिया गया। या डेट होती है, अकाउंट टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं। रेफरेंस हम ऑलरेडी, मैंने आपको कहा था कि जब आप जनरल जनरल करते हैं तो रेफरेंस उस सूरत में आ सकता है जब आप लेजर हो आपके पास। तो हम लेजर बना लें तो लेजर का जो नंबर होगा, कैश का लेजर अगर 1 नंबर है तो हम यहाँ कैश के आगे रेफरेंस 1 लिखेंगे। नोट्स पेबल का लेजर नंबर 10 है, यानी नंबरिंग दूंगा मैं, तो यहाँ लिखूंगा 10। ये रेफरेंस क्लियर करेगा कि कैश का 50,000 कहाँ गया है, किस बैलेंस में लेजर में पोस्ट हुआ। तो यहाँ रेफरेंस लेजर होता है। तो इस यहाँ लेजर फोलियो भी आप लिख सकते हैं LF। डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये जनरल जनरल है। तो देखिए हमने जनरल में क्या सीखा था कि आप डबल एंट्री सिस्टम को, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन अगर डेबिट इफेक्ट रखती है तो उसका क्रेडिट इफेक्ट भी ज़रूर होगा। जिसे मैंने कहा व्हाट कम्स इन व्हाट कम्स आउट, इफ़ द बिजनेस रिसीव्ड बेनिफिट, इफ़ यू प्रोवाइड बेनिफिट, ये आपके पास डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशंस थी। जब आप जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं, जनरल जनरल स्पेशल जनरल बन जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना होता है, लेजर बनाना होता है। आप जनरल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं और ऑलरेडी ये भी स्टेज हम पास आउट कर चुके हैं न्यूमेरिकली। Posting to general ledger. The journal entries are then posted to general ledger where the summary of all transactions to individual accounts can be seen. अब ये समराइज समरी दे देता है कि हाँ कैश की ट्रांजैक्शंस का क्या है। देखें कैश लेजर है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स आप कह सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल्स, उनको ट्रेड रिसीवेबल्स हमने कह दिया। इसी तरह सैलरी अकाउंट है, इसी तरह सर्विस रेवेन्यू आपका रेवेन्यू अकाउंट है। ये लेजर अकाउंट्स हैं जो ऑलरेडी हम प्रोसीड कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब जनरल लेजर आपको क्या क्लियर कर देता है, जनरल लेजर आपको क्लासिफिकेशन कर देते हैं आपके अकाउंट्स की। अब मैं जो कहना चाह रहा था कि अगर कैश का लेजर 1 होता या नंबर 10 है, सपोज कैश लेजर जो अकाउंट है इसका 10 नंबर है, तो मैं जनरल जनरल में जाऊंगा तो कैश के आगे लेजर फोलियो का कॉलम जो होगा यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 10। नोट पेबल का अगर 12 है तो नोट पेबल का अगर 12 आ जाएगा। इक्विपमेंट का अगर 5 है तो 5 लिख दूंगा। कैश का फिर देखें 10 है तो 10 आएगा। तो ये लेजर LF होता है। ये हमने लेजर सीखा था। लेजर के बाद लेजर क्लासिफिकेशन है, किंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल है, जो कि आपको बैलेंस दे देता है। हर लेजर में कुछ रूल हैं कि लेजर रूल ऑफ ये कहते हैं हमें कि लेजर टोटल डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। फिर कोई ना कोई लेजर बैलेंस देगा आपको, या डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस या नो बैलेंस, जीरो बैलेंस। लेजर का बैलेंस लेने के लिए या बैलेंस
रूल ऑफ करने के लिए आप हमेशा लेजर को डेबिट एक्सीडेड साइड से लीज साइड माइनस करते हैं। इस तरह हमारे पास बैलेंस आ जाता है। इसीलिए अब हम ट्रायल करेंगे बैलेंस का, ट्रायल ऑफ बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपने सीखा था कि लेजर में जितने भी बैलेंसेस आ जाएंगे उनको पोस्ट कर लेंगे फर्दर ट्रायल बैलेंस में, ताकि मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्लियर हो जाए। ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड विच में बी क्वार्टरली, मंथली और ईयरली। अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 मंथ्स भी हो सकता है, हाफ ईयर हो सकता है, 3 मंथ्स यानी क्वार्टर बेस भी का हो सकता है। अ टोटल बैलेंस इज कैलकुलेटेड फॉर द अकाउंट्स। यहाँ आप क्या करते हो, टोटल बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को आप कंपेयर कर लेते हो, और आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं जो हमें क्लियर करते हैं कि कंपनी के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने कास्टिंग ठीक किया। कास्टिंग मींस कि आपने एडिशन, प्लस माइनस, पोस्टिंग, क्लोजिंग बैलेंसेस ठीक लिए। और अगर आपकी कास्टिंग में फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ जाए, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल ना हो, इसका मतलब है कहीं आपसे जर्नल एंट्रीज में या लेजर में गलती हुई है, एरर हुआ है। अब मैं नेक्स्ट जो स्टेज ले रहा हूँ है वर्कशीट, जो ऑप्शनल होती है, यानी ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन वर्कशीट कंपनी को किसे एक्सेल शीट भी कहा जाता है, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, जो कंपनी के तमाम अकाउंट्स को एक ही पेज पे समराइज करके शो कर देती है, इसीलिए से वर्कशीट कहा जाता है। व्हाट इज अ वर्कशीट? अ वर्कशीट व्हेन द डेबिट एंड क्रेडिट्स ऑन अ ट्रायल बैलेंस don't match the bookkeeper the bookkeeper must look for errors and make corrective adjustments that are tracked on the worksheet। अच्छा, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सके, जनरल एंट्रीज में कोई ट्रांजैक्शन आपसे रिकॉर्ड नहीं हो सकी, कोई एरर हो गया है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कोमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, ट्रायल बैलेंस एरर है, क्लैरिकल एरर्स हैं, डिफरेंट एरर्स हो सकते हैं एक अकाउंटेंट से। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे एरर हुआ तो वर्कशीट आपके एरर को एडजस्ट करने में हेल्प आउट करती है, यानी अपडेट करने में हेल्प आउट करती है। यानी अकाउंटिंग में आप दोबारा प्रीवियस शीट में जाके जनरल में जाके वो एंट्री पास नहीं कर सकते, आपको फिर वर्कशीट की हेल्प लेनी होगी या एडजस्टिंग एंट्रीज की हेल्प लेनी होगी। अब देखिए वर्कशीट क्या स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि आप तो अकाउंटिंग बिगिनर हैं तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं, जो कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड है, इन्वेंट्री, पहले एसेट्स लिखे गए होंगे, फिर लाइबिलिटीज़ होंगी, फिर ओनर इक्विटी, फिर रेवेन्यू और फिर एक्सपेंसेस। ये आपके पास जो आप काम सीख चुके हैं, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये वो अमाउंट्स हैं। अब अगर आपसे फॉर एग्जांपल जहाँ कैश बैलेंस लिया गया 32,800, और एक फॉर एग्जांपल 1000 का बैलेंस ऐसा था जो आप डेबिट करना था, कहीं आपने नहीं किया, तो देखें ये डेबिट आप अब कर देंगे, ताकि क्योंकि आपसे पहले गलती हो गई, एरर हो गया, तो आप यहाँ क्या कर लेंगे, डेबिट आपने कर लिया कि हज़ार हमसे गलती। और कहीं ऐसा भी था कि कोई क्रेडिट बैलेंस आपसे गलती हुई, यानी अगर मैं ये 1000 ना लिखूं तो फिर बैलेंस कितना बन जाएगा, 33,800, न्यू बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी एक मंथ में आपसे डेबिट अमाउंट कोई एंट्री आई थी, कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, लेकिन आपने एंटर नहीं की थी, वोचर आपसे मिस हो गया था और बाद में आपको वो वोचर मिलता है, तो आप क्या कर लेते हैं, 1000 ये लिख दिया कि हमसे 1000 एक हमने ऐड नहीं किया था, फिर डेबिट नहीं किया था। और फिर इसी तरह एक ट्रांजैक्शन कैश आपने कहीं पे किया था लेकिन उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये आपने उसे क्रेडिट भी कर दिया कि 1000 डेबिट हमने गलती की थी और 1000 का क्रेडिट होना था और हम नहीं कर सके, गलती हुई थी। बैलेंस वही है लेकिन आप शो ज़रूर करें ताकि ऑडिट हो आपका, तो ये ट्रांजैक्शंस फ्रॉडलेंट डिक्लेयर ना हो। इसके बाद देखें इसी तरह जिन अकाउंट्स में कोई ना कोई चेंज हो, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज का चेंज लगा सकते हैं, ऑप्शनल है ये स्टेज। वैसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। अब अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 300 था, वही है। इसी तरह प्रीपेड एडवांस में आपने रेंट दिया हुआ था और आपने यहाँ शो किया कि हमने कोई रेंट नहीं दिया, लेकिन एक वोचर नज़र आता है जो वोचर शो करता है कि नहीं आपने कोई रेंट दिया था और उसका आपको बिल या उसका वोचर बाद में नज़र आया या शो ऑफ हुआ, तो आप क्या करेंगे, एक डेबिट एंट्री आपने अमाउंट रख दिया। अब बैलेंस आ गया कि नहीं हमारा जो प्रीपेड रेंट है इसका एक लेजर हमारा ज़ीरो पे चल रहा था जो कि गलत था और हम इसे अपडेट कर दिया हमने। इस तरह इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो बन जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं। तो ये तो हमारी आज आगे जो हम जैसे अकाउंटिंग सीखते जाएंगे तो हम वर्कशीट भी ज़रूर बनाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ, जो हमारे पास वर्कशीट के बाद स्टेज आती है वो है एडजस्टिंग एंट्रीज।
अच्छा, वैसे तो एडजस्टिंग इंट्रीज़ के बाद वर्कशीट रखी जाती है कि आप एडजस्टिंग इंट्रीज़ कर लें फिर वर्कशीट। तो मैं आपको ये स्टेज जो है वर्कशीट, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने वर्कशीट सीख ली। ये है ऑप्शनल, जैसे मैंने आपको फिफ्थ स्टेज 6 एडजस्टिंग इंट्रीज़ पे आ जाए। एडजस्टिंग इंट्रीज़ क्या है? अगर कोई आपसे एंट्री ऐसी हो जो आप समझते हैं कि इसको अपडेट करना चाहिए, इसमें गलती हो गई, किसी अमाउंट में गलती हो गई, कोई वोचर मिसिंग रहा, कोई वोचर आपने अपडेट नहीं किया, कोई अकाउंट अपडेट नहीं किया, आपको कैश रिसीव हुआ था और आपने जर्नल एंट्री पास की लेकिन लेजर में नहीं ले गए, लेजर में गलती हो गई, लेजर में कोई अमाउंट बिल्कुल मिसिंग रहा। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, फेस कर सकते हैं एक अकाउंटेंट। ह्यूमन एरर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। एट द एंड ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग पीरियड, एडजस्टिंग एंट्रीज मस्ट बी पोस्टेड टू अकाउंट्स फॉर एक्रूवल्स एंड डेफरल्स या डेफर्ड जिसे कहा जाता है, कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जो डेफर्ड है, जो बेनिफिट नहीं जिसने दिया, एक्रूवल है, एक्रूड है, टाइम एक्सपायर्ड बट यार नॉट येट रिसीव्ड और नॉट येट पेड जिसे कहा जाता है एक्रूड, तो ये आपके सामने एडजस्टिंग इंटरेस्ट की कंडीशन आ जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई वॉचर मिसिंग है, यानी एरानियस एंट्री है, एंटर्ड हुआ अमाउंट, गलती से अमाउंट कोई एंटर कर दिया, मिसप्लेस कर दिया गया है, डेबिट होना चाहिए था आपने क्रेडिट कर दिया। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको बाद में आप अपडेट करेंगे। आप एडजस्टिंग एंट्रीज की हेल्प लेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज जनरल एंट्रीज की तरह ही बुक बनती है और वहाँ डेबिट क्रेडिट रूल होंगे। इसके कुछ रूल्स हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज आप पास कर सकते हैं अगर आपके पास मीन्स के एक होती है रिकॉर्डेड एडजस्टिंग एंट्रीज, एक होती है अनरिकॉर्डेड और एक नॉमिनल। रिकॉर्डेड मीन्स के आपने जनरल पास की और उसको अपडेट कर रहे हैं, ऑलरेडी जनरल पास कर चुके हैं आप, और जनरल को आप समझते हैं कि अपडेट करना चाहिए। जनरल में 5,000 लिखना था, आपने 500 लिख दिया। 50,000 लिखना था, 5,000 लिख दिया। तो अब आप क्या करेंगे, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन जिसे कहा जाता है, ओमिजन है, एरर ऑफ ओमिजन है, जैसे होली और पार्शली आप किसी ट्रांजेक्शन को ओमिट कर दें, ये एरर हो गया आपसे। अब आप क्या करें, ये होगा रिकॉर्डेड कि ऑलरेडी जनरल मौजूद है, उसका डेट भी है, आपने डिस्क्रिप्शन में लिखी है, नरेशन भी लिखी है, लेकिन अमाउंट में गलती हो गई है। इसी तरह एक होती है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड मीन्स के वोचर आपका बिल्कुल मिसिंग रहा और आपने जनरल एंट्री का पार्ट ही नहीं बनाया, जनरल बुक का पार्ट ही नहीं बनाया, तो ये क्या था, अनरिकॉर्डेड। अब इसके लिए आप एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के एडजस्टिंग एंट्रीज को नॉमिनल एंट्रीज कहा जाता है। तो ये इनके कुछ हम रूल्स देखते हैं फर्दर जाके, जब हम इस स्टेज पे आएंगे तो हम सीख लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, आप अगर बिल्कुल रिकॉर्ड ठीक चल रहे हैं तो आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगे, ट्रायल करने के बाद डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगे। यानी वर्कशीट आपके पास और एडजस्टिंग एंट्रीज ऑप्शनल पार्ट स्टेप्स हैं या पार्ट्स हैं, इनको ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो फिर आपको एडजस्टिंग एंट्रीज की ज़रूरत पड़ती है और वर्कशीट की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईजी हैं। इनकम स्टेटमेंट पहले बनाई जाती है, फिर बैलेंस शीट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। फर्दर और स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो मेजर जो हैं वो हम तीन देख रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्लियर करती है डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, कि आपकी रेवेन्यू कितनी रही और आपके एक्सपेंसेस कितने रहे। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन या नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ सकती है, ब्रेक इवन। इसी तरह बैलेंस शीट जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो अच्छा इनकम स्टेटमेंट पीरियड के लिए बनाई जाएगी, ये पॉइंट आपको क्लियर है। इनकम स्टेटमेंट पीरियाडिक होती है, एक खास पीरियड के लिए, 1 मंथ, 15 डेज, थ्री मंथ्स, हाफ ईयर, 1 ईयर, वन फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स, इनके लिए आप बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट आपकी पीरियाडिक होती है। और क्योंकि इसमें पीरियाडिक बैलेंसेस आते हैं, रेवेन्यू पीरियाडिक बैलेंस है और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस जो हैं ये पीरियाडिक होते हैं। और जब आप देखते हो बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट आपकी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज ओनर इक्विटी की इक्विलिब्रियम शो करती है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन को आप एक डिटेल फॉर्मेट में स्नैपशॉट ले लेते हैं बैलेंस शीट का, जिसे कहा जाता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हमेशा हमेशा फॉर मूवमेंट बनाई जाएगी, फॉर अ मूवमेंट बनाई जाएगी, फॉर अ डेट बनाई जाएगी, स्पेसिफिक डेट या मूवमेंट बनाई जाएगी। यानी 31 दिसंबर के लिए बनाई जाएगी, 1 जनवरी के लिए बनाई जाएगी, 15 जनवरी के लिए बनाई जाएगी, 28 जनवरी के लिए बनाई जाएगी, या आप कह सकते हैं कि 1 दिसंबर के लिए बनाई, किसी भी डेट पे बनाई जा सकती है। कि आज जो डेट चल रही, इस डेट पे अगर आप
ये एनालाइज करना चाहें कि आपके एसेट्स, करंट एसेट्स कितनी हैं, आपकी फिक्स्ड एसेट्स क्या वैल्यू में क्या चेंज आया और अब वैल्यूएशन क्या है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यूएशन क्या है, इक्विटीज़ क्या चल रही हैं, तो ये आपको बैलेंस शीट बताएगी। बैलेंस शीट मूवमेंट पे क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसमें मोस्ट लिक्विड एसेट्स इसका पार्ट होते हैं, यानी इसके बैलेंसेस जो हैं वो लिक्विड होते हैं, करंट बैलेंसेस पे ये बेस करती है, जैसा कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़। तो ये जैसे लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड लाइबिलिटीज़ हैं, तो इसी को देखते हुए आप हमेशा ये स्टेटमेंट मूवमेंट नेचर पे या मूवमेंट के लिए बनाई जाती है। तो इसके बाद आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो लास्ट स्टेज आ जाती है क्लोजिंग एंट्रीज़ की। अच्छा, अब देखिए क्लोजिंग एंट्रीज़ जो हैं ये बेसिकली टेम्पररी अकाउंट्स को क्लोज करते हो आप। जब आप देखते हो कि हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया, हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, बैलेंस शीट आ गई हमारे सामने और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमने प्रिपेयर कर ली है, तो अब आप देखते हो कि फर्दर नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट होगा उसके लिए फिर ट्रांजैक्शन एक नया टाइम होगा, ओपनिंग बैलेंसेस मिल जाएँ। तो जितने टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट टेम्पररी अकाउंट है, तो इनको आपको क्लोज करना होता है। और डिविडेंड हो गया, ये टेम्पररी अकाउंट्स हैं, इनको आपको यानी ड्राइंग हो गया, तो टेम्पररी अकाउंट है, इनको आपको क्लोज करना पड़ता है। तो जब आप टेम्पररी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो यहाँ आप अपनी रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को इनकम समरी में पोस्ट कर देंगे और इन अकाउंट्स को ज़ीरो कर देंगे। अच्छा, यहाँ अब एक्सपेंसेस का डिक्रीज़ नहीं हो रहा, ये आप पॉइंट क्लियर कर लें। एक्सपेंसेस डिक्रीज़ शो नहीं हो रहा होता। एक्सपेंसेस ऐसा ना समझे कि हमने इनकम समरी में एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया तो ये डिक्रीज़ हो गए, नहीं, यहाँ एक्सपेंसेस ज़ीरो हुए हैं। आप जब देखते हो कि हमारे क्लोजिंग एंट्रीज हम सीखेंगे जब न्यूमेरिकली, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपने अगर एक साल में 1 लाख के एक्सपेंस किए हैं तो 1 लाख को आप क्या करेंगे, टेम्पररी अकाउंट्स को ख़त्म करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए आप इनकम समरी ले आते हैं, इनकम समरी में इन्हें पोस्ट कर देते हैं और कहते हैं इनकम समरी डेबिट ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर द ईयर क्रेडिट। तो यहाँ एक्सपेंस सिर्फ क्लोजिंग एंट्री में जाके क्रेडिट हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस जनरल एंट्रीज में कभी क्रेडिट नहीं होते और एक्सपेंसेस कभी डिक्रीज नहीं होते। एक्सपेंसेस हमेशा इंक्रीजिंग बैलेंस रखते हैं। अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस आप ना करें तो उसकी नरेशन ही नहीं होगी, उसका वाउचर ही नहीं होगा, उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। एक्सपेंसेस, क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टिंग एंट्रीज की जब फेज़ आती है, यहाँ एक्सपेंसेस आपके हमेशा अपडेट हो जाते हैं। तो यहाँ एक्सपेंस अकाउंट को आप ख़त्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए, इस ईयर के एक्सपेंसेस को फाइनलाइज करने के लिए आप उनको इनकम समरी में ट्रांसफ़र कर देते हो, पोस्ट कर देते हो। तो मैं रीड आउट कर लेता हूँ स्लाइड को। द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड जीरोड। देखिए हम कह रहे हैं क्लोज्ड एंड जीरो, हमने डिक्रीज नहीं कहा यहाँ, out for the next accounting cycle. This is because revenue expenses accounts or income statement accounts which show performance for a specific period, ये स्पेसिफिक पीरियड की परफॉर्मेंस देते हैं। और आप जैसे अपनी रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो ये दोनों अकाउंट ख़त्म हो जाएंगे। आपने लिखा कि 1,20,000, अगर मैं ऐसा कर लूँ कि मैं कहता हूँ कि 1,20,000 आपके क्या थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू हो गई, इसी से मैं लेस करूंगा यानी माइनस करूंगा एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल 1 लाख, ये 1 लाख मैंने एक्सपेंसेस लेस कर लिए। एक्सपेंसेस जैसे मैं लेस करूँ मेरे पास रिजल्ट आएगा जो कि होगा 20,000। अब 20,000 मुझे क्या बता रहे हैं, ये प्रॉफिट क्लियर कर रहा है, प्रॉफिट। तो मुझे ये क्लियर हुआ कि आपने अपने एक्सपेंसेस को भी क्लोज कर दिया, रेवेन्यू भी क्लोज हो गई और एक नया अकाउंट अपडेट हो गया है जो कि क्या है, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना होगा, तो आपने अपने दो अकाउंट्स को बिल्कुल क्लोज कर दिया है जो कि ज़ीरो हो गए। तो इसीलिए मैंने कहा रेवेन्यू भी टेम्प्रेरी अकाउंट्स है और एक्सपेंसेस भी टेम्प्रेरी अकाउंट है। ये दो जब इनकी मैचिंग होती है, जिसे हम मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं, तो आपके पास 20,000 का प्रॉफिट आ गया। ये लॉस भी हो सकता था कि 120, अगर मैं ऐसा करता 120 रेवेन्यू है और 120 एक्सपेंस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो आ जाता। इसी तरह 1 लाख रेवेन्यू होता, 120 एक्सपेंसेस आप कर जाते तो आपके 20,000 लॉस होता। तो आपको अपने रेवेन्यू अकाउंट्स ने क्लियर कर दिया है कि आपके प्रॉफिट और लॉसेस की सिचुएशन क्या हो सकती है। ये हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज थी। और इसी तरह लास्ट मेरे पास जो है वो है
क्लोजिंग एंट्रीज का एक मैंने स्ट्रक्चर रखा है। यहाँ मैंने लिखा इनकम समरी में देखें जितने भी एक्सपेंसेस हुए, एक फॉर एग्जांपल क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट्स टू इनकम समरी, क्लोज कर दिए गए तमाम एक्सपेंसेस को मैंने इकट्ठा रख लिया, क्रेडिट साइड पे ले गया हूँ और इनको डेबिट में मैंने रख दिया कि हमारे देखें नेचर फिर भी डेबिट की है, एक्सपेंस का तमाम टोटल बैलेंस डेबिट में हुआ, आपने शो कर दिया और इसको इनकम से रेवेन्यू से लेस किया होगा तो आपकी इनकम क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल की कुछ स्टेजेस थी जो कि स्टार्ट होंगी हमेशा ट्रांजैक्शन से जाके क्लोजिंग एंट्रीज फर्दर ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी। अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, न्यू ईयर में आप जाएंगे, नए अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट करेंगे, तो उसमें अब आपके ये तमाम क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बन जाएंगे। यानी अगर इस साल में आपने अकाउंटिंग साइकिल जब क्लोज किया, आपके पास क्लोजिंग कैश था 2 लाख का, जब आप जनवरी पे नया अकाउंटिंग ईयर या फिजिकल ईयर आपका स्टार्ट होगा, तो ये 2 लाख आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और ओपनिंग बैलेंस आपके लिए एक नई ट्रांजेक्शन है। इसी तरह अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं, एक्सपेंसेस के बाद रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मैचअप किया और आपके पास प्रॉफिट आ गया, न्यू ईयर जब स्टार्ट होगा तो वो प्रॉफिट क्लियर कर देगा आपको नए साल के लिए कि हमारा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या था और वो ओपनिंग के लिए पार्ट बनेगा। अगर आप ऊपर टैक्स पे करना है, अगर आपको डिविडेंड पे करना है, प्रीवियस ईयर में पे कर दें तो कर देंगे, और कोई रिजर्व रखा तो वो न्यू ईयर में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप अकाउंट रिसीवेबल है या सेल है, प्रीवियस ईयर सेल आपकी अगर 1 लाख की रही, तो 1 लाख सेल में से आप कितना रिसीव कर चुके हैं, कितने अकाउंट रिसीवेबल हैं, और न्यू ईयर के लिए वो अब एक नई ट्रांजैक्शन होगी। ये हमारे पास आज टॉपिक था जिसमें हमने अकाउंटिंग साइकिल को क्लियर किया, अकाउंटिंग साइकिल की कुछ स्टेजेस देखने की कोशिश की है। तो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शन से, एंड होगा क्लोजिंग एंट्री पर, या क्लोजिंग पर। जैसे अकाउंटिंग साइकिल क्लोज हो जाएगा, आप फिर ट्रांजैक्शन मिल जाएगी आपको एक, और नया साल, नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।